तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है कि वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको दिखाना है, तो कुछ बातें आपको सपोज की बात कर रहे हैं, तो के और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बता रहा है, हाउ मेनी टाइम्स माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सभी का विक्की सर क्लासेस में इकोनॉमिक्स विद विक्की शर्मा शो के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। हम लोग किसकी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले की अगर बात करूं तो वो क्या हो जाता है, K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। कैसे हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंज आने से इनकम में चेंज आता है। यानी K क्या हो गया, रेशियो ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा को बोलते हैं चेंज, तो K क्या हो गया, K रेफर्स टू या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसको अगर आप देखिए तो आप देखेंगे K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है। अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा वाई क्या होगा, तो डेल्टा वाई यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा उठा के इधर ले आएंगे और इधर डिवीजन में है, इधर इंटू में जाएगा, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, K इंटू डेल्टा आई, K इंटू डेल्टा आई। अब जरा ध्यान से देखिए, जो K है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बता रहा है, how many times income increase, how many times income increase due to change in initial investment। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से जो डेल्टा है यानी डेल्टा वाई यानी इनकम में चेंज कितने टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो बता रहा है डेल्टा वाई क्या होगा, K इंटू डेल्टा आई, कितने टाइम्स हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में चेंज आने का, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने का कितने टाइम्स हो जाएगा डेल्टा वाई। तो डेफिनेशन इसकी बिल्कुल आराम से याद कर लेनी है आपको। जो K है इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं K से। और K का पहला फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I इन्वेस्टमेंट। Y किसके लिए, इनकम के लिए, I किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं आपको डेफिनेशन याद करवाने के लिए बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, तो डेल्टा वाई क्या हो गया, K इंटू डेल्टा आई। तो यानी डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन इनकम। तो इनकम में कितना चेंज आएगा, हाउ मेनी टाइम्स, K इंटू डेल्टा आई, हाउ मेनी टाइम्स इनकम चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यही K की डेफिनेशन होती है। ओके जी, अगर हम बात करें K को कैलकुलेट करने का क्या कोई और फॉर्मूला भी होता है, जी हाँ, K को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। क्या कोई और फॉर्मूला भी है, जी हाँ, एक और फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो आपको क्वेश्चन में देखना क्या है, आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर आपको K कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन के अंदर डेल्टा वाई और डेल्टा आई दोनों गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको K कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में एमपीएस गिवन है, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। और अगर आपको K कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हम बात करें K और एमपीसी की, K और एमपीसी, तो K और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है और K और एमपीएस का इनवर्स रिलेशन होता है। इसको ध्यान से समझिए। क्या करें डियर, मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी। यानी मल्टीप्लायर किसकी बात कर रहे हैं, K की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मल्टीप्लायर मींस किसकी बात कर रहे हैं, हम K की बात कर रहे हैं। तो K और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन मेरा मतलब क्या आ रहा है, यानी अगर एमपीसी बढ़ेगी, अगर एमपीसी इंक्रीज होगी तो K भी इंक्रीज होगा, और अगर एमपीसी डिक्रीज होगी तो K भी डिक्रीज होगा। एमपीसी बढ़ेगी तो K भी बढ़ेगा, एमपीसी डिक्रीज होगी तो K भी डिक्रीज होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, यानी एमपीसी और K का कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन। अब आप कह सकते हैं कि सर ऐसा कैसे है, एग्जाम्पल लेके क्या हम इसको समझा सकते हैं। तो बिल्कुल डियर, एग्जाम्पल लेके आप इसको समझा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एमपीसी की, हम एमपीसी ले लेते हैं और हम क्या ले लेते हैं, हम K ले लेते हैं।
K क्या होता है, K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। अब हमें MPC की वैल्यू बढ़ा करके दिखानी है, तो पहले MPC कितना है 0.5, फिर MPC कितना हो गया 0.8। अब अगर जब 0.5 MPC है और मुझे K कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो यहां अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.5। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो 1/0.5, पॉइंट हटाया 0 लगाया, कितना आंसर आ गया है मेरा 2 आंसर आ चुका है। वहीं अगर MPC 0.5 से बढ़कर के 0.8 हो जाती है तो मैं K कैलकुलेट करना चाहूं तो सेम फॉर्मूला लगने वाला है हमारा। तो हमारी वैल्यू कैसे आएगी 1/1 माइनस MPC यानी 1 माइनस 0.8, यानी कि 1 माइनस 0.8 और 1 में 0.8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, इज इक्वल टू 1/0.2, पॉइंट हटाया 0 लगाया, तो वैल्यू कितनी आ गई है 5। तो आप देख रहे हैं 5, यानी अगर MPC कितना था 0.5 था तो मेरे K की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और MPC बढ़ के 0.8 हो गया तो K की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है 5 हो चुकी है। तो अगर वो आपसे पूछता है कि K और MPC में कैसा रिलेशन होता है तो आपको क्या बताना है, देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC। एक बात आप याद रखेंगे, इस मैक्रो बुक के अंदर मल्टीप्लायर दो जगह पे आ रहा है, एक मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में आया हुआ है, उसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। एक ADAS वाले चैप्टर में है, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मनी मल्टीप्लायर वाली चीज यूज करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग K से डिनोट करते हैं। तो ये तो क्लियर बात है कि हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट क्या डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन K एंड MPC। वहीं अगर हम देखें तो क्या रिलेशन होगा K और MPS का, मल्टीप्लायर यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम K की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, K की बात कर रहे हैं। तो K और MPS में कैसा रिलेशन होता है, K और MPS में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर MPS की वैल्यू इंक्रीज होगी तो K की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। वहीं MPS की वैल्यू डिक्रीज होगी तो K की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी यहां पर आप देख रहे हैं MPS बढ़ने से K कम हो रहा है, MPS के कम होने से K बढ़ रहा है, यानी MPS और K में इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल लेके हमने पहले प्रूव किया था, हम यहां भी प्रूव कर सकते हैं। हम एक कॉलम किसका लेते हैं, MPS का, और दूसरा कॉलम ले लेते हैं हम K का। ओके, तो देखिए MPC मान लेते हैं पहले कितना है 0.2 और फिर MPS को ले लेते हैं 0.5। अब MPS के थ्रू जब हम K निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू 1/MPS, सीधा फॉर्मूला होता है। ओके जी, तो अगर मैं यहाँ K कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मैं यहाँ K को कैलकुलेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू 1/MPS, 1/MPS, MPS कितना है 0.2, यह हटाया 0 आई, आंसर कितना आ गया है 5। वहीं अगर मैं यहां कैलकुलेट करना चाहूं तो 1/MPS और MPS कितना है 0.5, यानी 1/0.5, पॉइंट हटाया 0 लगाई, 5 1 जा 5 2 जा। तो आप देख रहे हैं जब मेरे MPS की वैल्यू बढ़ी, जो मेरा MPS है 0.2 से बढ़ के अगर 0.5 हो जाता है तो मेरा K 5 से डिक्रीज होके 2 पर आ जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल। जब MPS की वैल्यू 0.2 है तो मेरा K कितना आया 5 आया। जब MPS की वैल्यू 0.5 हो गई तो मेरा K कितना आया 2 आया। यानी देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPS। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकालने के फॉर्मूले कौन से होते हैं,
फिर ये बताया कि के और एमपीसी का रिलेशन क्या है, फिर बताया के और एमपीएस का रिलेशन क्या है। अभी आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, जब मैं कह रहा हूं कि के और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन है, और आपको ये पता ही है, मैंने पहली क्लास में आपको पहले ही बता दिया है कि एमपीसी की वैल्यू वेरी करती है बिटवीन 0 एंड 1। यानी एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। तो अगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि के की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे जो मेरा के वाला फॉर्मूला है एमपीसी के साथ में, ठीक है ना, अगर हम बात करें यहां पर ये जानने की कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखिए हमारे पास में के और एमपीसी के लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब एमपीसी की अगर मैं मिनिमम वैल्यू रख दूं तो मुझे के की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए अगर मैं यहां पर के, आपको पता है कि एमपीसी की वैल्यू वेरी करती है बिटवीन 0 एंड 1, यानी एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो अगर मुझे के की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस फॉर्मूले में एमपीसी की, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, एमपीसी की बात कर रहे हैं, एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1। तो अगर मुझे जानना है के की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मुझ इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं एमपीसी को 0 सपोज कर लूं तो के की मिनिमम वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगी। पुट करते हैं, इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0, जो कि एमपीसी कितना लिया हमने 0, तो 1/1 माइनस 0। अब ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0, क्या बना गया 1/1 कितना आएगा 1। यानी अगर एमपीसी की वैल्यू 0 है तो मेरा के कितना आ चुका है 1 आ चुका है, के कितना आ चुका है 1 आ चुका है। वेरी सिंपल। तो इससे हमें क्या पता लगा कि के की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, के की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। अब के है क्या, के बताता क्या है, के बताता है हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीज ड्यू टू एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी बात को ध्यान से समझिए कि अगर मैं कह रहा हूं किसी भी इकोनॉमी के अंदर 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ उतनी इनकम तो इंक्रीज होगी ही, क्योंकि के की मिनिमम वैल्यू 1 है, के की मिनिमम वैल्यू 1 है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है तो इनकम 1000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है तो इनकम 2000 रुपीज तो इंक्रीज होगी ही, क्योंकि के की मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, 0 नहीं आ रही। जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उतनी इनकम तो इंक्रीज होगी ही। आंख बंद करके आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो के की मिनिमम वैल्यू आ गई। अब मुझे अगर जानना है कि के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो डियर मैंने आपको बताया कि के और एमपीसी में, के और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे जैसे मैं एमपीसी की वैल्यू बढ़ाऊंगा के की वैल्यू भी बढ़ेगी। और एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। तो अगर इसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या कैलकुलेट करना चाहें, हम कैलकुलेट करना चाहें कि के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इस फॉर्मूले के अंदर मुझे एमपीसी के प्लेस पे 1 लिखना होगा। यानी क्या जाएगा के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी वाले फॉर्मूले में अगर मैं एमपीसी के प्लेस पे 1 पुट कर देता हूं, इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1, तो ये कहानी क्या हो गई है 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। क्या होता है नॉट डिफाइन। यानी के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है, के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है, नॉट डिफाइन यानी कि इंफिनिटी। तो आपसे कोई पूछे कि के की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा 1। के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आपका आंसर होगा नॉट डिफाइन। बिल्कुल सिंपल। अब के पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है, और वो क्या रह जाता है डियर, कि वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आ जाता है। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको दिखाना होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है कि वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको दिखाना है, तो कुछ बातें आपको सपोज कर लेनी है। आपने सपोज कर लिया है कि उस इकोनॉमी के अंदर डेल्टा आई कितना आया है 1000, और जो एमपीसी है वो कितनी आई है 0.8, यानी उस इकोनॉमी की एमपीसी 0.8 है। अब एमपीसी 0.8 का मतलब क्या है कि जितनी भी इनकम है उसका 80% लोग कंजम्पशन पे खर्च करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं एमपीसी 0.8, इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स कि 80% बढ़ी हुई इनकम का 80% लोग
कंजम्पशन पे खर्च करेंगे। ओके जी। तो अगर हमें वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को वो कहता है न्यूमेरिक एग्जाम्पल से समझाइए, तो आपको न्यूमेरिक एग्जाम्पल का मतलब क्या है, एक टेबल आपको बना के शो कर देनी है। अब देखिए क्या होगा, राउंड की बात करेंगे, राउंड 1 की बात करेंगे, राउंड 2 की बात करेंगे, राउंड 3 की बात करेंगे। अब राउंड 1 में मान लीजिए खेल तो डेल्टा आई का है, क्योंकि के क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चेंज इन्वेस्ट, ये जो साइन आप देख रहे हैं डेल्टा, इसे बोलते हैं चेंज, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आया, यही क्या बताता है, क्या बताता है। तो अब ये समझना गेम कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर थाउजेंड रुपीज का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि के की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती है। तो अगर उस इकोनॉमी के अंदर 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, तो सिंपल है 1000 रुपीज की इनकम तो इंक्रीज होगी ही, क्योंकि के की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1000। अब देखिए अगर मुझे डेल्टा सी निकालना है डियर, तो डेल्टा सी को निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी को कैलकुलेट करने का सीधा फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा, डेल्टा सी इक्वल्स टू एमपीसी इंटू डेल्टा वाई, एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। अब एमपीसी हमने कितना लिया है, 0.8, और डेल्टा वाई मेरा कितना आया, 1000। तो 1000 को 0.8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है, 800। कितना आता है, 800। अब जरा सोचिए, यानी किसी इकोनॉमी के अंदर 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, उसे उस इकोनॉमी की 1000 रुपीज इनकम बढ़ गई। अब जो इनकम बढ़ी, उसमें से जिसकी इनकम बढ़ी, जिसकी इनकम बढ़ी, उसमें से 800 रुपए का कंजम्पशन कर दिया गया। अब जरा सोचिए, अगर ये 800 रुपए का कंजम्पशन किया गया है, अगर ये 800 रुपए का कंजम्पशन किया गया है डियर, तो कहीं ना कहीं इस कंजम्पशन द्वारा किसी की इनकम हुई होगी। तो नेक्स्ट राउंड में अगर हम सेकेंड राउंड में बात करें, तो ये जो डेल्टा सी 800 रुपए था, डेल्टा सी 800 था, नेक्स्ट राउंड में ये इनकम बन जाएगा, किसी ना किसी की क्या हो जाएगी, इनकम 800 से बढ़ गई है। फिर भी बात आती है, अगर मेरे पास में डेल्टा वाई आ गया है और मुझे डेल्टा सी निकालना है, तो मुझे बताया कि 0.8 है, एमपीसी कितना है, 0.8, यानी इस बढ़ी हुई 800 रुपए इनकम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसका 80% खर्च कर दिया जाएगा। तो अगर मैं 800 को 0.8 से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं 800 को किसे 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। यानी कैसे किया हमने, 800 इंटू 0.8, तो कितना आ गया, 640 आ गया। वेरी सिंपल। अब फिर सोचिए कि 640 यानी इस बढ़ी हुई 800 रुपए इनकम, इस बढ़ी हुई जो इनकम बढ़ी 800 रुपए, इसका 80% खर्च किया गया, यानी कंजम्पशन कितना बढ़ाया गया, 640 रुपए का। अभी तो 640 रुपए का कंजम्पशन बढ़ाया गया है, इस बढ़े हुए कंजम्पशन से किसी ना किसी की इनकम हुई होगी, और वो कितनी हुई होगी, राउंड 3 में 640। अब 640 का 80% खर्च किया जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 512। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा आप, 512 आ जाएगा। तो डियर आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज बढ़ा, लेकिन इनकम बढ़ती जा रही है। इनकम क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल कितनी इनकम बढ़ेगी, टोटल कितनी इनकम बढ़ेगी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में एमपीसी है, क्योंकि अगर मुझे ये पता लगाना है कि इनकम में कितना चेंज आएगा, तो मेरे पास के की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि के ही तो बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल शुरू वाला फॉर्मूला था, जो बिल्कुल शुरू वाला फॉर्मूला था, उस पे आइए आप, क्या था, के इज इक्वल्स टू क्या था डियर, फॉर्मूला था हमारा के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो अगर के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा आई। अब हमें क्या पता लगाना है डियर कि के
की वैल्यू कितनी, डेल्टा y इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। अब यानी मुझे k की वैल्यू पता करनी होगी, तो k की वैल्यू कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें 0.8 एमपीसी की वैल्यू गिवन है, तो यहां पे हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब इक्वल टू 1 अपॉन 1, एमपीसी के प्लेस पे कितना रखेंगे, 0.8 रखेंगे, इज इक्वल टू 1, इसको दोबारा से कर देते हैं, क्या हो गया, k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो क्या आ गया, k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कितना, 0.8, 0.8। ओके जी, तो 1 में से मैं 0.8 सबट्रैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0.2, कितना जाएगा 0.2, तो k कितना आ गया, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, ये हटाया, 0 लगाई, और आंसर कितना आ गया है 5, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और डेल्टा वाई क्या होता है, k इंटू डेल्टा आई, k इंटू डेल्टा आई। अब देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई है, k की वैल्यू आ गई है 5 इंटू डेल्टा आई, डेल्टा आई में कितना लिया था 1000, तो अगर मैं 1000 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर कितना आ गया है 5000, यानी डेल्टा वाई का सम कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। वहीं अगर हम डेल्टा सी की बात करें तो वही बात करना होगा, एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0.8, 0.8 को मैं 5000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 4000, कितना आंसर आ जाएगा 4000। तो आपने एग्जाम्पल लेके समझाया कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, यानी किसी देश में अगर इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से बड़ा है और उस देश की अगर एमपीसी 0.8 है तो उस देश में इनकम मैनी टाइम्स बढ़ जाएगी। आपने देखा 1000 और 5000 की बात करें तो 5000 1000 का 5 टाइम्स है, तो के यही तो बताता है हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सिंपल। ओके जी, अब देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको एक इक्वेशन गिवन है, वो कहता है गिवन c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8y और आपको वो इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 100, तो आपसे कुछ चीजें कैलकुलेट करवाना चाहता है, इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है, इनकम बोल दीजिए या नेशनल इनकम बोल दीजिए, कंजम्पशन निकालना है, सेविंग निकालना है, के निकालना है, एमपीसी निकालना है, एमपीएस निकालना है, सी बार निकालना है, माइनस एस बार निकालना है। देखिए जो पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करवाई थी हालांकि, और आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखिए जो सी होता है, सी फंक्शन नहीं कंजम्पशन फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई होता है। अब यहाँ पे जो सी बार है डियर, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमियस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ये जो प्लस का साइन है, ये क्या बताता है कि कंजम्पशन में और इनकम में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर हम इनकम को बढ़ाएंगे तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। ये जो प्लस का साइन है ये बता रहा है, यानी कि कंजम्पशन कर्व स्लोप्स अपवर्ड होगा। कैसा होगा, स्लोप्स अपवर्ड। अगर हम कंजम्पशन कर्व की बात करें डियर तो कंजम्पशन कर्व कैसा होगा, स्लोप्स अपवर्ड। ये प्लस का साइन यही बता रहा है कि इनकम इंक्रीज होने पे कंजम्पशन बढ़ेगा, इसलिए कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंजम्पशन कर्व के स्लोप का नाम क्या है, तो आप बेधड़क बताएंगे इसका नाम होता है एमपीसी। कंजम्पशन कर्व के स्लोप का नाम क्या होता है, एमपीसी। तो डियर ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये हो गया प्लस का साइन की स्लोप अपवर्ड जा रहा है। बी क्या होता है, यहां पर बी होता है डियर एमपीसी। बी क्या होता है, एमपीसी। और वाई तो आपको पता है नेशनल इनकम है, वाई क्या होती है, नेशनल इनकम, ठीक है ना। उसी तरह से सेविंग फंक्शन क्या होता है, एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई प्लस स्मॉल एस वाई। तो देखिए जो माइनस एस बार है वो होता है ऑटोनोमस सेविंग, जो एस है वो क्या होता है, एमपीएस होता है, और वाई तो इनकम है ही। अब ध्यान क्या रखना है आपको, कल भी मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमियस कंजम्पशन और ऑटोनोमियस सेविंग बिल्कुल सेम होती हैं। फर्क क्या होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सी बार 20 दिया जा रहा है
तो ऑटोनॉमस यानी वो कह रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 20 है तो ऑटोनॉमस सेविंग -20 होगी। वो कह रहा है ऑटोनॉमियस कंजम्पशन 80 है तो ऑटोनॉमस सेविंग -80 होगी। यानी फर्क किसका होता है, जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस में होता है ऑटोनॉमस सेविंग वही माइनस में होती है। तो ये बात क्लियर है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस सेविंग सेम होता है। यानी आपको अगर एक फंक्शन पता है तो आप दूसरे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसके इक्वल होता है, ऑटोनॉमस सेविंग के इक्वल होता है। यहाँ पर जो बी है वो क्या होता है, एमपीसी होता है। यहाँ पे जो एस है वो क्या होता है, एमपीएस होता है। और आपको ये पता है कि इन दोनों का सम, एमपीसी और एमपीएस का सम एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर मुझे एमपीसी की वैल्यू पता है, अगर मुझे पता हो कि एमपीसी 0.6 है और मुझे एमपीएस निकालना है, तो मैं एमपीसी को उठा के इधर ले जाऊंगा तो मेरा एमपीएस कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो अगर आपको एमपीसी की वैल्यू पता है तो एमपीएस की वैल्यू हो जाएगी, एमपीएस की वैल्यू पता है तो एमपीसी की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर देंगे। तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर वो कह रहा है c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8y और मैं कह रहा हूं c की बात कर रहे हैं तो c फंक्शन हमने क्या पढ़ा है, c इक्वल्स टू c बार प्लस by। अब c बार की जगह यहां पे क्या दे दिया है, 100 दे दिया है। क्या दे दिया है, 100। यानी अगर c बार की जगह पे 100 दिया गया है डियर, अगर c बार की जगह 100 दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये c बार है, ठीक है ना। फिर b के प्लेस में देखिए 0.8 है तो ये जो 0.8 है ये क्या है b, और b क्या होता है एमपीसी, b क्या होता है एमपीसी और ये क्या है y। क्लियर एकदम। तो पूरी आपको वैल्यूज को देखना भी आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट आपके सिलेबस में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप बार लगा दीजिए। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 है। अब ये भी मैंने आपको बताया था डियर, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वो कह रहा है इक्विलिब्रियम इनकम, तो इक्विलिब्रियम की हम लोगों ने बात पहली क्लास के अंदर की है। इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वी नो एग्रीगेट एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कैसे होंगी, बराबर होंगी। अब ये भी आपको ध्यान रखना होगा कहीं ना कहीं कि एग्रीगेट सप्लाई को हम y कह सकते हैं और एडी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एडी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं c प्लस आई, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है c फंक्शन पूरा गिवन है, तो c के प्लेस पे ये पूरी इक्वेशन पुट कर देंगे, यानी 100 प्लस 0.8y, 100 प्लस 0.8y। c के प्लेस पे हम क्या करें, हम पूरी इक्वेशन पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y। अब प्लस क्या करना है हमें, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 100। तो अगर मैं यहाँ पे 100 ऐड कर दूं, कितना 100 ऐड कर दूं, तो आप देख रहे हैं 100 100 200, यानी क्या आ गया है 200 आ चुका है, प्लस 0.8 इंटू y हमें कैलकुलेट करनी है, तो 0.8 को हम क्या रखते हैं, y ही रखते हैं। तो कहानी क्या आ गई है, 200 प्लस 0.8y और इधर क्या रह गया है y, इधर क्या बच गया है y। अब जरा देखिए यहाँ है 0.8y, अगर मैं 0.8y की बात कर रहा हूं तो 0.8y को नेक्स्ट स्टेप पे उठा करके मैं इधर ला सकता हूं, तो कहानी बन जाएगी y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 200। अब देखिए ये इससे पहले कोई मल्टीपल नहीं है तो 1 तो है ही ना, तो ये y कितना है 1 और ये y कितना है 0.8, तो 1 में से अगर मैं 0.8y माइनस करता हूं तो कितना आता है 0.2y इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। अगर 0.2 को उठा के लिया है तो यानी कहानी क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 0.2, उड़ाया 0 लगाई, और अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं 2 1 जा, और ये कितना आ गया है 1000 आ चुका है। यानी जो y है वो कैलकुलेटर की कितनी आ चुकी है, हमारी 1000 आ चुकी है। तो पहला जो पार्ट है
हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। वो कहता था इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है, तो हमने कैसे किया, हमने कहा इक्विलिब्रियम इनकम निकालने के लिए भी यूज किया है वी नो एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी। एग्रीगेट सप्लाई को हमने y ले लिया, एग्रीगेट डिमांड के प्लेस पे c प्लस आई किया, आपको बताया था। आगे दो ही कंपोनेंट की बात करनी है, c की जगह पे c फंक्शन पूरा लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन था, i की जगह पे i की वैल्यू पुट कर दी, जो प्लस होता है प्लस कर लिया, रिमेनिंग को रहने दिया, फिर 0.85 उठा के लिया है, 1 में से इसकी वैल्यू माइनस की, करते करते हमारा आंसर कितना आ गया है 1000 आ चुका है। ओके जी, अब देखिए अगली चीज क्या निकालनी है, हमें निकालना है कंजम्पशन। क्या निकालना है, कंजम्पशन। तो देखिए अगर ये जो इक्वेशन हमें गिवन है यही तो सी है कंजम्पशन, तो अगर इस इक्वेशन में मैं y की, चूंकि y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अगर इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट कर दूं, यानी क्या c, यानी क्या डियर, यानी कैसे हो जाएगा c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 इनटू y कितना आया था 1000 आया था, कितना आया था 1000 आया था। तो 1000 0.8 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 800 आ गया, और 800 और 100 कितना आ गया 900, यानी c हमारा कितना आ चुका है 900 आ चुका है, c कितना आ गया है 900 आ चुका है। तो हमने कंजम्पशन भी कैलकुलेट कर दिया। अब वो कह रहा है सेविंग कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है, सेविंग। हालांकि देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर इक्विलिब्रियम होता है वहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन तो यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं यहाँ पे 100 गिवन है तो सेविंग आना तो 100 ही है, लेकिन हमें कैलकुलेट करके दिखाना होगा डियर। तो मैंने कितनी बार आपको ये इक्वेशन समझाई है कि y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन में पड़ी थी क्या कि c प्लस एस इक्वल टू वाई होता है, c प्लस एस इक्वल टू क्या होता है y। कंजम्पशन कितना आ गया है मेरा 900 आ गया है, सेविंग को सेविंग रखिए और ये 1000 उधर गया। अब इस 900 को मैं ले जाऊं तो 1000 माइनस 900 मेरी सेविंग्स कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, जो कि मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर रहा हूं क्योंकि एट इक्विलिब्रियम पे जितनी सेविंग होती है उतनी इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन था 100, तो सेविंग कितनी आ गई है 100 आ चुकी है। ओके जी, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब वो कह रहा है के निकालो। के हमारे पास में 0.8 है, हमारे पास क्या है 0.8, तो अगर 0.8 है तो हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल देंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए और इसी क्या कर सकते हैं, क्योंकि एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा 0.2 होगा, एमपीएस कितना होगा 0.2। तो अगर हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे क्या कि के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, क्योंकि एमपीसी 0.8 है, एमपीएस कितना होगा 0.2, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.2, डेसिमल हटाया 0 लगाया, कितना आंसर आ गया है 5 आंसर आ चुका है। क्या आंसर भी कितना आ गया है 5 आ चुका है। ओके जी, फिर देखिए वो कह रहा है कि एमपीसी बताओ, तो एमपीसी कितना है 0.8 बिल्कुल क्लियर है, और क्योंकि एमपीसी 0.8 है तो 1 में से 0.8 की वैल्यू माइनस करता हूं तो एमपीएस कितना जाएगा 0.2। एमपीसी कितना है 0.8, 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो एमपीएस कितना जाएगा 0.2। अब वो कह रहा है सी बार बताओ, तो बिल्कुल सिंपल है, सी बार तो कितना है 100 है, वो कह रहा है माइनस और माइनस बार बताइए, तो क्या बताया था आपको, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है प्लस में वही ऑटोनोमस सेविंग होती है माइनस में। तो अगर हम कह रहे हैं कि सी बार 100 है तो माइनस एस बार कितना होगा -100 होगा। जो भी वैल्यू ऑटोनोमस कंजम्पशन की प्लस में होती है वही वैल्यू ऑटोनोमस सेविंग की माइनस में हो जाती है। तो पूरी उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्दी आपके लिए एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।